नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ममता बघेल। आज खास मुलाकात में बातचीत होगी एक ऐसे जाबाज पुलिस अधिकारी के साथ जिसने की बड़े से बड़े गैंगस्टरों की निकाली हेकड़ी। 42 साल की सर्विस में 45 बार हुआ तबादला। जी हाँ, सही सुना आपने, 42 साल की सर्विस में 45 बार ट्रांसफर किया गया इस अधिकारी का। हमेशा आरोप प्रत्यारोपों के बीच घिरे होने के बावजूद भी कभी नहीं हुए लाइन अटैच। एक ऐसे जाबाज साहसी पुलिस अधिकारी के साथ आज होगी चर्चा जिसने की बुरे से बुरे, जो कि पूरा विश्व उस पल को भूल नहीं पाया है, दर्दनाक कोरोना भरे पल, जबकि अपने ही अपनों को नहीं देखना चाह रहे थे, अपने ही अपनों की डेड बॉडी नहीं लेना चाह रहे थे, अपने ही अपनों की अस्थियां नहीं विसर्जित कर पा रहे थे। उस समय इस जाबाज पुलिस अधिकारी ने अपने कर्तव्य का पालन करते हुए किस तरह जनसेवा की, ये खास बातचीत में आप जानेंगे। अपने वरिष्ठ अधिकारी और अधीनस्थ अधिकारियों के साथ कैसा रहा इनका तालमेल, किस तरह से इस जाबाज पुलिस अधिकारी ने जनता का विश्वास जीता, ये सारे सवालों के जवाब हमारे खास बातचीत में आप जानेंगे। मैं बात कर रही हूं वर्तमान हजीरा थाना प्रभारी शिवमंगल सिंह सेंगर जी, जहां जहां उनकी पदस्थापना रही उस वीरान थाने को उन्होंने चमन बनाया। जी हाँ, ये जाबाज पुलिस अधिकारी हरियाली प्रिय हैं। इन्होंने ना जाने कितने थानों में कितने हरे भरे पेड़, फलदार पेड़ लगाए हैं। आज खास मुलाकात में बहुत सारी चर्चा है इनके साथ। इनका परिवार में किस तरह से तालमेल है, कैसे एक बिजी शेड्यूल के बावजूद ये जनता से संपर्क करते हैं, स्कूलों में जाके किस तरह से छात्रों का विश्वास जीतते हैं, ये सारी बातचीत आप देखिए। इन सारे सवालों का जवाब आप देखिए हमारी खास मुलाकात में। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू सर। सवाल कई हैं, शुरुआत आपके बचपन से करूंगी। आपका बचपन कैसा रहा, प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई? देखिए, मैं मूलतः उत्तर प्रदेश बलिया डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ और मेरे फादर आर्मी में थे। आर्मी में होने से उनकी जहाँ जहाँ पोस्टिंग रही है जी, मुख्यतः जी, प्रारंभिक शिक्षा वो जहाँ पे उनकी पोस्टिंग रही है वहीं पे मेरी रही है। जैसे स्टार्टिंग में सबसे मेरा छोटा बचपन जो था, जब मुझे याद है कि मैं पूना में हमारी यूनिट थी, तो वहां पे रह करके मैंने शुरुआत करी थी। जी। उसके बाद में पूना से मेरठ, अम्बाला, देहरादून, दिल्ली, जम्मू। और शिक्षा के क्षेत्र में सर और क्या उपलब्धियां आपने जैसे हासिल की हैं? प्रारंभिक शिक्षा आपकी जैसे बलिया बताया आपने, उससे फिर इसके आगे बाद में फिर लास्ट 78-79 में हमारे फादर की पोस्टिंग यहाँ मऊ में हुई थी जी। और मऊ में होने के बाद में हम यहाँ पे हायर सेकेंडरी में एडमिशन लिए थे हमने जी। और उसके बाद में फिर 3 साल बाद में फादर की पोस्टिंग जम्मू हो गई थी यहाँ से। वो चले गए थे क्योंकि अब हम इस एजुकेशन में इस जगह पे आ गए थे कि अब बार बार अब चेंज करने की स्थिति नहीं थी, तो हम लोगों ने वहाँ पे मदर के साथ में प्राइवेट क्वार्टर लेकर और वहां से हमने पढ़ाई अपनी जारी रखी। और उसके बाद में कॉलेज में जो है मैंने इंदौर से IKDC कॉलेज है, उसमें मैंने अपनी बैचलर की डिग्री साइंस से शुरू किया था। और क्योंकि शादी मेरी जल्दी हो गई, मतलब 18 साल की उम्र में हो गई थी, तो मुझे लगा कि अब अपने को जॉब करना चाहिए, व्यवसाय नौकरी में आना चाहिए। अच्छा, मध्य प्रदेश पुलिस में सर पहले से आने की इच्छा थी या फिर जैसा आपने बताया कि नहीं, क्योंकि हमारा जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट, निवासी प्रमाण पत्र है, जो मध्य प्रदेश इंदौर से बना हुआ था, तो जैसी वैकेंसी निकली थी तो हमने इससे पहले मैं आर्मी ज्वाइन करने के चक्कर में था। अच्छा। और मैं नेवी में भर्ती भी हो गया था जी। लेकिन फादर चाहते थे कि आर्मी में जाऊं, लेकिन मदर नहीं चाहती थी, क्योंकि फादर हमारे दो लड़ाई लड़ चुके थे, देख चुके थे। हाँ, 71 और ये वाली। हाँ, तो कैसी लाइफ रहती है, तो एक हमेशा डर लगा रहता था, तो मदर ये नहीं चाहती थी कि मैं उधर जाऊँ। तो फिर मैं वापस भर्ती होने के बाद में फिर वहाँ से रिजाइन दे करके फिर मैं मध्य प्रदेश यहाँ आया था। और आने के बाद में फिर मैंने मध्य प्रदेश पुलिस ज्वाइन किया। कब ज्वाइन की सर?
मैंने सन 84 में ज्वाइन किया था, 84 में। 84 में कहाँ कहाँ पोस्टिंग रही सर आपकी? सबसे पहले मैं इंदौर में रहा था और इंदौर से ही मैंने अपनी ट्रेनिंग में मेरी वो जाने की नियुक्ति हुई थी। तो उस समय छत्तीसगढ़ भी अपने मध्य प्रदेश में ही था। तो मैं राजनांदगांव मेरा पीटीएस ट्रेनिंग सेंटर रहा है, जहाँ पे हमने जा कर के और चूँकि 9 महीने की ट्रेनिंग होती है, लेकिन हमारे पीरियड में क्या हुआ कि कर्फ्यू वगैरह की ड्यूटी ज़्यादा आ गई, जो कि इंदिरा गांधी की डेथ हो गई थी। तो उस समय मैं डोंगरगढ़ में ड्यूटी में था, तो 3-4 महीने कर्फ्यू लगे रहे, तो वो पीरियड निकल गए। कुछ एक बीएनसी मिल थी, उसमें कुछ ट्रेजरी होती रहती थी, उसमें ड्यूटी में कुछ लॉ एंड ऑर्डर में लग गए। तो ऐसे करके 7-8 महीने हम लोगों ने लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटी करी थी। तो 8 महीने हमें ट्रेनिंग एक्स्ट्रा करना पड़ा था। जो 9 महीने की ट्रेनिंग थी, हम लोग करीब 18 महीने में हम पूरे कर गए। सर, जैसा कि पुलिस के सवालों से, पुलिस से आम जनता कतराती है, और ऐसे में आपने पुलिस ज्वाइन की, तो कहीं ना कहीं आपने जनता का विश्वास कैसे जीता? क्योंकि विश्वास जीतना बड़ा मुश्किल होता है पुलिस के लिए। बिल्कुल सही है। हर आदमी एक थीम बना करके चलता है कि अपने को कोई कार्य करना है तो उसकी रूपरेखा क्या रहनी चाहिए। मैंने अपनी रूपरेखा जो बनाई थी, चूँकि पढ़ने में मैं रुचि ज़्यादा रखता था, तो इस पुलिस विभाग में आने के बाद में भी मतलब मैं स्टूडेंट और बच्चों से स्कूल में जाने से जुड़ा रहा। और मैं चाहूँगा कि हर पुलिस अधिकारी अपने क्षेत्र के स्कूल में जाए और इसमें जा कर के शिक्षा से जुड़ा रहे और बच्चों से संपर्क में रहे। मेरी जहाँ जहाँ पोस्टिंग रही है, आप बोलें कि मैं जनता से के बीच में कैसे जुड़ा, कैसे होता है, तो मैंने इसके लिए जो अपना वो बनाया था कि मैं जहाँ भी मेरी पोस्टिंग रही है, वहाँ के स्कूल कॉलेज के में जाना, बच्चों से वो करना, उनसे संपर्क करना, क्लास प्रिंसिपल सर से और जो टीचर रहते थे उनसे संपर्क करके इनको एक जगह बच्चों को इकट्ठे कराना, उनसे वार्तालाप करना, उनके क्वेश्चनों का जवाब देना, उनको आगे बढ़ने के लिए उनको प्रेरित करना। तो क्या होता था कि फिर बच्चे मुझसे बिल्कुल पुलिस मानते ही नहीं थे, दोस्त तरीके से बिल्कुल घुल मिल जाते थे। और एक वाकया है नामली की। नामली में मैं जब पोस्टिंग था और मेरा ट्रांसफ़र नामली से हुआ था, तो सारे बच्चों ने हाईवे पे चक्का जाम कर दिया था, बैठ गए थे रोड पे ट्रांसफ़र कैंसिल कराने के लिए। अच्छा। हाँ, चूँकि मेरा प्रमोशन से ट्रांसफ़र हुआ था। हाँ। और वो सब उनका बच्चों का कहना यह था कि आप प्रमोशन लेके आप यहीं रह जाएं। तो फिर एसपी साहब ने उनको समझाया कि प्रमोशन पे दूसरी जगह पर जाना पड़ता है, और उसके बाद में भी, और आपके जो टीआई साहब हैं, ये जहाँ जा रहे हैं वहाँ भी इनकी ज़रूरत है, तुम लोगों सभी के बच्चे वहाँ भी हैं, आप लोगों के साथ में समय बिताएं, उनके साथ में भी उनको जाने दें। तो इस तरह से भी क्या हुआ कि बच्चे क्या आते हैं, बच्चे घर में जा करके अपने पेरेंट्स से चर्चाएँ करते थे कि हमारे जो पुलिस अंकल आए हैं वो तो ऐसे हैं कि ऐसे हैं, और हमारे क्लास में आते हैं और मौज मस्ती करते हैं। तो उनके जरिए मैं उनसे जुड़ गया, किनसे, उनके परिवार में जुड़ गया। अब मैं थाने पे कोई सेमिनार या प्रोग्राम रखता था तो आने के लिए पेरेंट्स थाने पे अपने आप आते थे कि यार हमारा बच्चा या बिटिया पढ़ती है, वो बहुत आपकी तारीफ कर रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो मैं मिल गया। तो ऐसे करके हमें बजाय डायरेक्ट लोगों से जुड़ने के, लोगों के बच्चों के माध्यम से मैंने उनसे जुड़ा, जो अस्थाई मैंने बंद करा गया। घर पे जाके बोलते हैं तो बात, कई सारे फोटो हैं, मैं गुड्डू को दूंगा मैं, जो सैकड़ों बच्चे, छोटे बच्चों के बीच में बैठा हूँ और बच्चे मेरे साथ होता है ना कि आप पब्लिक से बोलें कि मैं इतना अच्छा काम करता हूँ, उनके बच्चे बोले तो बच्चों कम से कम चीज जो है कम से कम 150 से 200 स्कूल होंगे जहाँ पे जाकर मैंने प्रोग्राम दिए हैं। और जहाँ भी जाता हूँ स्कूल देते समय मैं बोलता हूँ कि मेरी शासन में कहाँ तक मेरी बात रखी जाए ये तो मुझे पता नहीं है। कि कम से कम हायर सेकेंडरी या हाई स्कूल से लेकर जहाँ बच्चे थोड़ा समझदार हो जाते हैं, टीनेज पे, हाँ, तो उन स्कूलों में पुलिस का एक पीरियड जरूर रखा जाए। उससे दो फायदे हैं। एक तो बात कही आपने, हाँ, एक दो फायदे हैं। एक फायदा तो ये है कि बच्चों में अनुशासन आएगा, डर आएगा।
जो टीचर्स और उनके साथ में जो मिसव्यवहार करते हैं या उनसे बदतमीजी करते हैं, एक पुलिस वाला यदि स्कूल में रोज यदि एक पीरियड लेने के लिए जा रहा है तो वो उसके मन में डर आएगा कि यार शिकायत होने पे पुलिस वाला पकड़ ले जाएगा। बच्चों को ज्ञान है। एक तो डर आएगा, दूसरा ये कि पुलिस वाला यदि जा रहा है तो जो सेफ्टी के जो तरीके हैं और जो उसको बचाव के लिए जो धाराएं बनी हुई हैं उनको बताता है, ठीक है ना, कि किन अपराधों को आपको वो नहीं करना, नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए, का विरोध करना चाहिए, इसकी सूचना कहाँ देनी चाहिए, पुलिस आपके साथ में है। तो इस प्रकार से यदि शासन यदि वो करती है तो बहुत अच्छी चीज़ है कि स्कूलों में जाकर के प्रोग्राम पुलिस विभाग में बहुत डिफिकल्ट होता है। और ऐसे विभाग में कार्य करते हुए आपको कब ऐसा गर्व महसूस हुआ कि नहीं, मैं और दूसरी जॉब से इस लाइन में आया, तो बहुत गर्वान्वित कब महसूस किया? देखिए, मैंने जब ज्वाइन किया था तब भी मैंने जो 4-5 विभाग जो मैं सोचता था, शिक्षा विभाग हो गया, पुलिस विभाग हो गया, आर्मी हो गया, और भी बहुत सारे हैं, राजस्व विभाग की है, पटवारी का है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैंने पुलिस विभाग को इसलिए चुना था कि मुझे ऐसा लगा कि पुलिस में रहते हुए लोगों की अपन ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सकते, और एक सामान्य लोग की मदद करना और एक पीड़ित की मदद करना, ये बहुत अंतर है, ठीक है ना। और पुलिस के बाद में जो आएगा, पुलिस के बाद में जो आएगा 99.9% पीड़ित आता है, तो उसकी मदद करने में मजा आता है, ठीक है, और वो फिर वो संतुष्ट भी होता है। बिल्कुल, यही अब एक चीज ये रहता है कि दो पक्ष यदि थाने में आते हैं, पीड़िता और पीड़ित करने वाला, तो उसमें एक पक्ष तो रुष्ट होकर जाता ही है। जैसे अपराधी भी है तो अपराधी भी है, तो अपराधी के परिवार के लोग ये चाहते हैं कि उसके साथ में नम्र रुख अपनाया जाए, ठीक है। जैसे मान लो कि किसी चोर को हमने पकड़ लिया है और उसकी माँ यदि थाने में आती है तो हमेशा वो ये चाहती है कि मेरे बेटे को आप छोड़ दो, छोटी धारा लगाओ, ठीक है, माफ कर दो। तो इस तरह से यदि उसको हम यदि मतलब नहीं माफ कर पाते हैं, उसको हम जेल भेज देते हैं, तो वो परिवार तो नाराज होता ही है, क्योंकि हमें कानून का पालन कराना है, तो ये तो होगा ही। तो चोरी का ही नहीं, किसी भी अपराध को, लेकिन मर्डर का भी आरोपी है। पर हम जहाँ बैठे हैं वहाँ एक लॉ भी है, और प्लस हमें पीड़ित को न्याय भी दे जाना है। तो इस वजह से यदि आरोपी पक्ष का परिवार यदि थोड़ा नाराज भी होता है, रुष्ट भी होता है, तो उसको हम आपने रुष्ट होने की बात कही, आप काफ़ी चर्चित रहे, काफ़ी बार सुनने में आया कि राजनीतिक द्वंद्व आपकी सर्विस में रहे, मैं उनके बारे में जानना चाहूँगी। जब सालाना में पोस्टिंग थी, उसके बाद में मेरी पोस्टिंग आलोट में हुई थी, क्योंकि एक विधायक के द्वारा, जो कांग्रेस के विधायक थे मनोज चावला जी थे, उनके द्वारा अपने समर्थकों के साथ में मिल करके और खाद गोदाम से लूट की घटना घटित की गई थी। क्योंकि वर्तमान पदेन विधायक थे तो कार्रवाई करने में काफ़ी टफ हो रहा था, तो हमारे जो उस समय एसपी साहब थे, अभिषेक तिवारी साहब, उन्होंने मेरी वहाँ पर स्थापना करी थी। जाने के बाद में मैंने फिर उसमें कार्रवाई करी थी। तो मनोज चावला जो विधायक थे, तो उनने अपने अग्रिम जमानत के लिए बहुत प्रयास किए, इंदौर हाई कोर्ट से लेकर के जबलपुर हाई कोर्ट में भी उन्होंने 3-4 बार प्रयास लगाए, लेकिन उनकी जमानतें निरस्त हुई, और आखिरकार उनको हमने गिरफ्तार करके पुलिस रिमांड पे लाया। और लाने के बाद में हम थाने पर जैसे सामान्य अपराधी रखते हैं, उस तरह से मैंने अपने आलोट के थाने पर, जबकि उस समय हमारे एसपी साहब ने बोला भी था कि यार वहाँ लोकल थाने में रखने में चूँकि दिक्कत आएगी, आपको इनके कार्यकर्ता वगैरह आएंगे, परेशान करेंगे, तो हम रतलाम शहर के किसी थाने पे रखवा देते हैं या लाइन में रखवा देते हैं। तो मैंने बोला सर बिल्कुल डरने की चीज़ नहीं है, मैं और हमें हमारे अपने स्टाफ पे भरोसा है और खुद पे भरोसा है, हम अपने थाने पे रखेंगे। दूसरी जगह यदि हम रखते हैं तो इसमें ये भी लगेगा कि यार हम संभाल नहीं पाए। मैंने अपने थाने पे रखा, 3 दिन तक पुलिस रिमांड पे थे, वहाँ पे रखा, बाहर अपना फोर्स लगा रखा, और उसके बाद में उनको हमने पेश किया। देखो, पुलिस को तो राजनीति से दूर रहना चाहिए जी, तो ही अपना सफल कार्य कर पाएगा। यदि राजनीति यदि आपके ऊपर हावी हो गई तो फिर आप काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आपके कार्य में ऐसा लगा कि
आप कुछ और करना चाह रहे हैं और प्रेशर डाला गया तो वहाँ मानना पड़ा? बिल्कुल नहीं। प्रेशर यदि मैं डालता तो मेरे 42 साल के सर्विस में मेरे 45 से 50 ट्रांसफर नहीं होते। प्रेशर तो मेरे पास रहता ही नहीं है। मैं यहाँ भी, आप ग्वालियर जिले में भी ये मेरा सवाल भी था, और आपने जैसा कि बोला 42 साल में 45 साल ट्रांसफ़र, ये बहुत बड़ी बात है कि एक पुलिस ऑफिसर का 45 साल की सर्विस में 42 साल की सर्विस में 45 बार ट्रांसफ़र होता है सर। ये जबकि आपकी एक फैमिली भी होती है, तो आपके लिए मुश्किल दौर नहीं रहा? नहीं, बिल्कुल नहीं रहा, क्योंकि मेरी पोस्टिंग जहाँ भी रही, जो हमारे सर रहते थे, सर से मतलब है कि जो हमारे कप्तान हैं, जो हमारे बॉस हैं, जो सुप्रीम अधिकारी हैं, जो हमारे एसपी साहब हैं, या हमारे जो हमसे वरिष्ठ सीएसपी साहब हैं, इनके प्रति वफादार रहो। इनके प्रति तो हम वफादार हैं, एसपी साहब के प्रति हम वफादार हैं। वो क्या काम चाह रहे हैं, कैसी ड्यूटी चाह रहे हैं, किस काम की कार्य की शैली है, उनके अनुरूप से काम करें। तो यदि वो हटाते भी हैं, किन्हीं कारणों से पोस्टिंग मेरी यदि चेंज भी करते हैं, तो उनको ये पता रहता है कि मेरी कार्यशैली क्या है, तो तत्काल मुझे वापस दूसरा थाना मिल जाता है। 42 साल के सर्विस में मेरी इतने यदि ट्रांसफर हुए हैं, तो मेरे 42 साल में कभी लाइन रहा ही नहीं। मैं लाइन से मतलब है कि जो पुलिस लाइन होती है, जहाँ लोगों को अटैच कर देते हैं, जो काम कार्य के प्रति लापरवाही करते हैं उनको अटैच कर देते हैं, या कोई गलतियां होती हैं उसमें अटैच कर देते हैं। मेरी कभी हुआ ही नहीं। मतलब ये चीज कभी आपको ज्यादा से ज्यादा ये हुआ कि थाने चेंज हो गए हमारे, यहाँ से वहाँ हो गया, वहाँ से वहाँ हो गया। आपने कभी इसको तकलीफ के रूप में नहीं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। और मुझे मजा आता है, इसलिए मजा आता है कि नई जगह पे जाओ, नए लोग मिलते हैं, उनके साथ एंजॉय करो, नौकरी का मजा लो। फैमिली में सर, जैसे कि बच्चों का 6 महीने में स्कूल नहीं बदल पाते हैं, और 6 महीने में जहाँ तक आपके ट्रांसफर हुए हैं, फिर बच्चों को किस तरीके से हैंडल, फैमिली को कैसे करते हैं? एक बहुत कॉमन चीज़ है मैडम कि आम लोग लड़के और लड़कियों में भेदभाव रखते हैं जी। ठीक है, और अब तो कम हो गया है, नहीं तो पहले बहुत रहता था कि लड़कियों को बाहर पढ़ाना नहीं, भेजना नहीं, स्कूल में जाना नहीं, 7वीं 8वीं पढ़ ली। ठीक है, मेरे 3 बच्चे हैं, एक बेटा है, 2 बेटियां हैं। ठीक है, और दोनों बेटियां मेरी बड़ी हैं, दोनों बेटियां बड़ी हैं। तो मैंने उनको अपने बेटे से ज़्यादा उनको तवज्जो दिया और उनको पढ़ा लिखा करके हायर एजुकेशन कराया। मेरी 2 बेटियां हैं, बड़ी बेटी मेरी पीएचडी होल्डर है और वहाँ पे अभी पुणे में है, जॉब में है। छोटी बेटी जो है डॉक्टर है, जो यहाँ पलवल में दामाद डॉक्टर है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बेटियों को मैंने पढ़ाया। बेटा भी मेरा पीएचडी होल्डर है, पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी देहरादून से पीएचडी किया है। मतलब तो सर्विस का असर आपके बच्चों की पढ़ाई पर नहीं पड़ा? जो ट्रांसफर नहीं, बिल्कुल नहीं पढ़ने दिया मैंने। कि एक ट्रांसफर होता है तो एक चीज और है, बीच में बात काटो मैडम, एक चीज और है जी। बच्चों को मार के भय से डरा करके आप उनको लायक नहीं बना सकते। ठीक है, हाँ। बच्चों को आपका भय इतना होना चाहिए कि आपकी आंख देख करके वो अंदाज लगाने की वो गलत कर रहा, मारना पीटना ही जरूरी नहीं। ठीक है, तो मैं तो ये बोलूँगा कि बच्चों के अंदर आपका भय भी रहे और बच्चों से आपका दोस्ताना भी रहे। दोस्ताना से मतलब कि छोटी मोटी कोई गलतियां हो भी जाती हैं तो माँ से बताए ना बताए, लेकिन आपसे ज़रूर शेयर करें। जी, बहुत अच्छी बात कही कि हाँ, पिता से इतना तालमेल होना चाहिए। सर, जैसा कि आपने बताया कि चैलेंजेस होते हैं आपकी लाइफ में, आपकी जॉब में जी। उस समय हमारे एसपी साहब थे, अभिषेक तिवारी साहब थे जी। उन्होंने बोला कि संगत साहब मैं वो आलोट आपका ट्रांसफर कर रहा हूँ मैं। तो आलोट क्या था कि हमारे रतलाम में सबसे दूर का थाना था, तो हर कोई जाने से कतराता था। तो मैंने बोला सर कि मेरे लिए दूर हो जाएगा। बोले नहीं, वहाँ तुम्हारी ज़रूरत है। तो मैंने बोला यदि मेरी ज़रूरत है तो आप बिल्कुल कर दीजिए। उन्हें शाम को मेरा 5:30 बजे आदेश किया और मैंने अपनी गाड़ी उठाया और सुबह 7:30 बजे मैंने आलोट ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन किया तो मालूम पड़ा कि वहाँ आपको समझ में आ गया कि ट्रांसफर क्यों हुआ? नहीं,
वहाँ ज्वाइन किया तब मालूम पड़ा। तब से। मेरे केवल ये हुआ था कि तुम्हारी वहाँ जरूरत है, बस ये मालूम पड़ा था। मेरे को यार जब हमारे कप्तान साहब एसपी साहब बोल रहे हैं कि मेरी वहाँ जरूरत है, हाँ। तो क्यों नहीं जाऊँगा मैं? क्यों ना जाऊँ? और ये केस जबकि 3 महीने पहले ही मेरी सालाना पोस्टिंग हुई थी। 3 महीने 3 में महीने। दोबारा ट्रांसफर? हाँ, तो वहाँ पे चला गया था मैं, जाके ज्वाइन किया, फिर उसके बाद में फिर मैंने फेस किया। ऐसे अधिकारी सर जिनके साथ में आपको काम करने में बहुत अच्छा लगा? मैं किस अपने कुछ किस वाकया कप्तान की याद मैं बुराई यादगार- करूँ? यादगार होते हैं कुछ? हाँ हैं मेरे, जैसे मेरे लिए जो क्या बोलेंगे, आइडियल जो बोलेंगे, हमारे होम डिस्ट्रिक्ट के हैं गौरव तिवारी साहब। जी। गौरव तिवारी साहब बनारस के रहने वाले हैं, और उनकी पोस्टिंग जब रतलाम हुई थी, 3 साल हो रहे थे, मैं 3 साल में उनके अंडर में मैं 2-3-4 थानों पे काम किया है। तो उनके टाइम पे काम करने का मेरे को अलग मजा आया। क्यों कि वो भी बिल्कुल बिंदास थे, मतलब राजनीति का कोई उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं था, और इसके लिए वो चर्चित थे। और जब वो प्रोफेशनल पीरियड में थे तब भी धुआंधार उन्होंने कार्रवाई करी थी। और अभी वो दिल्ली में सर्विस के एनकाउंटर वाले पल कौन से रहे? बहुत सारे हैं मैडम, उससे तो कुछ खास? जैसे एक यहाँ पे हुआ था रतलाम में, अकबर घोषी करके था, उसको हम लोगों ने इनकाउंटर, शॉर्ट इनकाउंटर हुआ था उसका, तो शॉर्ट इनकाउंटर करके उसको पकड़े थे। उसके अलावा एक दिलीप देवेलकर का था, उसका फुल इनकाउंटर हुआ था, जिसमें हम लोगों की 7-8 लोगों की टीम लगी हुई थी, और वो इस प्रकार का दुर्दांत अपराधी था, हत्यारा था, जो अकारण किसी भी लोगों के हत्या कर देता था। केवल मन में आया कि आपको मारना है, गोली मार देना, मर्डर कर देना। तो 5-6 मर्डर कर चुका था, उसका हम लोगों ने इनकाउंटर किए थे। और उसमें मेरे एक साथी अयूब खान है, उसको राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला है उसमें। चूँकि उसको गोली लगी थी, वो घायल भी हो गया था। आपको सर कितने पुरस्कार मिले? मुझे तो गिनती नहीं है मैडम, 700-800। बड़ों के नाम में बड़ों के नाम में मैडम एक मंदसौर का केस है, इसमें बाबू बिलोद करके एक तस्कर था, और हाजी मुजीब वहाँ के थे, राजस्थान के तस्कर थे, और दोनों बहुत ही बड़े स्तर के तस्कर थे। इनमें दोनों में गैंगवार हुआ था। उसमें मेरी पोस्टिंग कोतवाली में थी, और कोतवाली से वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश से मेरी पोस्टिंग उसी केस को लेकर के नारायणगढ़ पोस्टिंग हुई थी कि जा कर के आप ज्वाइन करें और इस डायरी को लें, और डायरी में इसमें वो करें, क्योंकि बहुत चर्चित और रिहेस्ट केस था। तो उस केस में करीब 13 आरोपी हैं, जिनको हमने गिरफ्तार किया है। 12 को सज़ा हो चुकी है, और एक अभी ट्रायल पे चल रहा है। और इसके जो आरोपी हैं बहुत ही दुर्दांत अपराधी हैं, तस्कर हैं। इन्होंने ये जो चंबल का जो ठेका हुआ है, मछली का ठेका जो होता है चंबल नदी का, 1 अरब 25 करोड़ में इन्होंने इसका ठेका भी लिया था। इस प्रकार के ये काफ़ी संपन्न और कुख्यात अपराधी हैं। तो इनको सजा कराया उसमें, तो इसमें मुझे पुरस्कार जो मिला है वो सबसे बड़ा पुरस्कार मिला है। और मुझे लगता है कि मेरे सर्विस की अवधि का सबसे बड़ा टफ केस रहा है। मैडम उस समय मैं रतलाम में था। रतलाम के बॉर्डर के थाने पे हमारी ड्यूटी थी, अपने बिलपाक से नामली उसके बीच में, सेलाखड़ी के बीच में। और फर्स्ट कोरोना और सेकंड कोरोना दोनों के टाइम पे मैं वहाँ पे रहा हूँ। तो वो स्थिति तो अपन कल्पना ही नहीं कर सकते। लोग बाग इधर से जो दूर दूर के लोग आते थे। आपको कभी उस समय डर लगा सर? नहीं कि बिल्कुल नहीं लगा, क्योंकि आपको तो ग्राउंड पे रहना ही ग्राउंड पे रहना है, और लोगों के अंदर थे। यदि हम डर जाएंगे तो फिर हमारे जिनकी सुरक्षा के लिए हम लोग खड़े हैं, वो दौर ऐसा था कौन सर संभालेगा? कि अपने परिजनों को देखने, डेड बॉडी को देखने तक नहीं लोग नहीं आ पाते थे। तो उस समय ड्यूटी करना बहुत मुश्किल रहा होगा। बिल्कुल सही है।
हमारे जो एसडीओपी साहब थे उनकी पूरी फैमिली साफ हो गई थी। मेरे साथ के टीआई थे रमेश गौड़ था, देखते देखते कि इंदौर में उसका बेटा बीमार हुआ है, देखने गए थे, दूसरे दिन लौट के आए, उन्हीं को हो गया और वो बेटा बच गया, वो चले गए। वो पल ये नहीं पता था अभी हम किसे देख रहे हैं और 1 घंटे बाद किसे नहीं देख पाएंगे। बिल्कुल है मैडम, वहाँ पे हमने लोगों को की जन सेवा के हिसाब से हमने वो लगा रखा था, एक खाने का लंगर चला रखा था। अच्छा। हमारे थाने की तरफ से, हमारे टीम के तरफ से और लोगों के सहयोग से हमने उन कोरोना काल में करीब 2.25 लाख खाने के पैकेट, फूड पैकेट हम लोगों ने बनाए थे। एक व्यापारी ने हमें रोटी बनाने की मशीन भेंट की थी और उसमें चूँकि कोरोना में कोई सब घर में बैठे हुए थे, सब फ्री थे, पानी मिलने की गुंजाइश हाँ कुछ नहीं थे, तो हमने जो मिलने जुलने वालों से हमने ग्रुप बनाया। ग्रुप बनाने के बाद में हमने उनको एक जगह इकट्ठा किया, उनके रहने की व्यवस्था की कि आप लोगों को कहीं बाहर नहीं जाना है, किसी नहीं मिलना है, आप खाना का पैकेट तैयार करोगे। देने वाले दूसरे सिस्टम रहते थे, वो ले जाके बांटने का काम करते थे। इस प्रकार से हमने मतलब बहुत हाई लेवल पे हमने खाने का वितरण किया था। और उस समय हमारे पास में इतना स्टॉक रहता था कि हमारे एडिशनल एसपी साहब थे, बाकरवार साहब थे, हमारे एडिशनल एसपी सुनील पाटीदार साहब थे, हमारे एसपी साहब थे, एसडीओपी साहब थे, संदीप निगवाल साहब, तो और भी बहुत सारे थे। तो इनको पता रहता था कि रात को 11 बजे मान लो कि अब उनके पास फ़ोन आते थे कि साहब हम 15 आदमी यहाँ पे फंसे पड़े हैं और खाना हमें दिन सवेरे से नहीं मिला, 2 दिन से नहीं मिला। तो जैसे उनके पास में दिन में आता था तो कहीं से मैनेज कर लेते थे वो, क्योंकि हमारे पुलिस लाइन में भी खाना बनता था। लेकिन जब रात को 10-11 बजे के बाद में इस प्रकार का कोई पीड़ित परिवार फ़ोन करता था उनको, तो उन लोगों को, उन अधिकारियों को पता था कि एक ही ऐसी जगह है जहाँ पे अपन जितना खाना चाहेंगे उतना आ जाएगा और देन टाइम पे आ जाएगा। उस बुरे दौर में भी आपने एक तरफ से अपने काम को एंजॉय किया। बिल्कुल। और जहाँ भी अधिकारियों का मैसेज आता था कि यार 50 पैकेट चाहिए, हमारी टीम लगती थी 15-20 मिनट में 50 पैकेट तैयार करती थी और गाड़ी में भर के। आपका स्टाफ ही बना रहा था? स्टाफ भी थे और स्टाफ में मैंने बताया ना मैडम, जो अपने दोस्त यार थे, जैसे ये हो गए, आप हो गई, जो हमसे मिलने जुलने वाले थे, हमने ग्रुप बना लिया था। और ग्रुप बना करके उनकी सहमति ले ली और सहमति लेने के बाद में उनकी सबकी, जैसे हमारे पुलिस वालों की पोस्टिंग होती है उस तरह से उनकी सबकी हमने घर से अपने थाने में पोस्टिंग करा दी कि अब आपको यहीं रहना है, खाना पीना है ना, क्योंकि क्या है कि छुआछूत से भी फैल रहा था। वही सर, वो तो इसलिए हमने उनको आम लोगों से दूरी रखा। खाना बनाने वाले, खाना बांटने वाले न तो बनाने वाले किसी से मिलेंगे, न किसी संपर्क में जाएंगे और न बांटने वाला मिलने वाले जाएगा। खाना पैकेट तैयार होने के बाद में हम लोग फ़ोन से बात करते थे कि 20 पैकेट, तो 20 पैकेट बाहर टेबल पूरा कंप्लीट घेरा हुआ रहता था, टेबल बाहर रखी रहती थी। वो टेबल वो आए और अंदर से दरवाजा वो चैनल खोला, चेन से खोला और 20 पैकेट बाहर टेबल पर रख दिया और वापस चेन बंद कर दिया, फिर फ़ोन कर दिया कि बाहर रख दिया है। फिर ले जाने वाली टीम ले जाती थी और दे के आ जाती थी। मतलब एक दूसरे के संपर्क में न रहना, ताकि बीमारी यदि मान लो कि बांटने गए उसको कहीं से लग गई हो छुआ उसमें, तो ये नहीं कि वो फिर जहाँ बांट रहे हैं हमारे बीच में। उसमें मैडम एक वो हो गया था, पंजाब से एक बसों का काफिला निकला था, जो वहाँ नांदेड़ में वो है, सरदारों का बहुत बड़ा वो है, गुरुद्वारा है। तो गुरुद्वारे पे कुछ लोग गए हुए थे जो फंस गए थे, जो आ नहीं पा रहे थे। तो पंजाब सरकार ने करीब वो 70-80 बसें, वीडियो बस बसें, ऐसी बसें रवाना करी थी कि आप लोग जाएं और घर के ले आएँ। तो आते समय तो उन्होंने वहाँ से खाना वाना लेके चले थे, तो आ गए। फिर यहाँ पे बस जो जा रही थी तो रुक गए वो, क्योंकि उनको कहीं कुछ भी शॉप ओपन मिला नहीं था। तो उनको रास्ते में कहीं से मालूम पड़ गया था कि वहाँ पे मिलेगी, वहाँ पे बसें आई। लगे हमने 70-80 बसें जो थी, इनके सबके ड्राइवर, उनको खाना खिलाया। फिर ये बोले इन्होंने कि हम लोग सर वहाँ से आएंगे, हमारे साथ में हर बस में 50-50 लोग रहेंगे। तो सर उनके लिए कुछ व्यवस्था हो सकती है क्या, बड़े लेवल पे नहीं तो खाने के लेवल पे हो जाए। तो हमने फिर पहले से हमने तैयारी करी। मैंने बोला कि आप नांदेड़ से जब चलने का प्रोग्राम हो तो हमें 24 घंटे पहले आप बता देना, तो हम 24 घंटे में फुल तैयारी में रहेंगे कि आपकी जो बसें आएंगी तो हम एक बस में यदि 50 आदमी हैं तो हम एक कार्टून में 50 पैकेट, 50 पानी की छोटी बोतल रख के हम टेबल पर रखेंगे। आप अपनी बस
वहाँ रोकना और आपका दरवाजा खोलना, कंडक्टर आपका वो पैकेट उठाएगा, गाड़ी में रख लेगा, आप गाड़ी बढ़ाना, फिर दूसरी बस आएगी। इस हिसाब से करके हमने वो 50-60 बसें उनकी आई थी और 50 बसों में हमने खाने की व्यवस्था की और प्रत्येक बस में कम से कम 40 से 50 लोग। वो एक चीज और उस घटना हो गई थी कि जब उस समय वहाँ पे रुके थे ये लोग जाते समय लेने जा रहे थे तब, तो एक बस के का ड्राइवर की डेथ हो गई। वो कैसे? कोरोना से? नहीं, वो कोरोना से हुई कि बीमारी से हुई, कैसे हुई, तो डेथ हो गई, तो उसकी बस वहीं रह गई। फिर वहाँ जब हमने पंजाब मैसेज किया, फिर वहाँ से पुलिस टीम आई और आकर वो लोग आपके ही उसमें नहीं, तो टीम नहीं, वो तो नहीं था, केवल कंडक्टर और बस था, केवल वो तो लेने जा रहे थे, तब की घटना थी। तो फिर वो बस आई थी, वो लेके गए थे। तो इस प्रकार से हमने उस समय जो आज हम स्वस्थ भी हैं, मस्त भी हैं और परिवार के साथ हम खुश भी हैं। तो इसके पीछे तो मैं ये मान के चलता हूँ कि मैंने लोगों की जो सेवा की है, चाहे इस बुरे दौर में, सराहनीय कार्य है ये उस बुरे दौर में या सर्विस के दौरान जो पीड़ित पक्ष आया है उसकी सुन करके उसकी मदद की है। और इन सबको कोई देखे ना देखे, लेकिन जो सामने बैठे हैं ईश्वर, तो वो तो देखते हैं कौन क्या कर रहा है। उनके यहाँ तो जो डायरी चल रही है उसमें चली रही है। फिर इस समय आपको हमारे बहुत सारे दर्शक देख रहे हैं और जैसा कि आप सेवारत हो रहे हैं और एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे, आप पुलिस विभाग से रवानगी होगी आपकी। ये बहुत बड़ा आपके जीवन का अहम हिस्सा था जो कि आपने पुलिस विभाग को दिया। इसके दौरान आपने जो कुछ देखा, मुश्किल घड़ियाँ आपकी रहीं, और आज जो दर्शक देख रहे हैं उनमें युवा हैं जो कि पुलिस विभाग में आना चाहते हैं, उनके माता पिता भी हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जैसे कि आपने बोला, मैं टोकना चाहूँगी यहाँ कि बच्चियाँ पसंद नहीं कर रही हैं, जो युवतियाँ हैं, कि पुलिस में है अगर जवान तो वहाँ कैसे सुकून मिलेगा। तो ये मेरी सोच है जी। मुझे जो मेरे अधीनस्थ में जो है हमारे अधिकारी कर्मचारी जो हैं वो चर्चा करते रहते हैं कि सर, तो सही है सर, अब आप इतनी देर तक ड्यूटी लेते हो, घर में किचकिच चलती है ना, अब तो ये हो गया है कि अब तो कोई बोल रही है घर में पत्नी बोलती है कि अच्छा तो हम तुमसे शादी ही नहीं की हो तो समय नहीं दे पा रहे हो, वो नहीं कर रहे हो, तो मालूम पड़ता है। मैं बोला कि यार भाई, ये तो नौकरी ज्वाइन करने से पहले सोचना था तुमको कि अपन इस विभाग में जा रहे हैं तो इसमें काम आपको ज़्यादा करना, 24 घंटे आपको काम करना है, जो समय मिल जाए उसमें आपको रेस्ट करना है। तो मैं जो भी युवा हैं जो पुलिस विभाग में आना चाहते हैं या जो देख रहे हैं, उनसे मैं तो यही बोलूँगा कि यदि पुलिस विभाग में आ रहे हो तो पूरा मानसिकता बना के आओ कि आपको इस विभाग में रख के आपको सेवा करनी है, ठीक है। दूसरा ये है कि आप इसके साथ साथ में अपने परिवार को आपको ध्यान रखना है। परिवार को यदि आप ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर आपकी फैमिली डिस्टर्ब हो जाएगी, बच्चे आपको शिक्षित नहीं हो पाएंगे और फिर आपको मानसिक टेंशन भी रहेगा, आप काम भी ठीक से नहीं कर पाएंगे। केवल ड्यूटी ही नहीं, ड्यूटी के साथ साथ में आपको अपने बच्चों और अपनी फैमिली का भी पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। बच्चों को जितना हो सके आप समान, बच्ची हो, बेटा हो, बेटी हो, उनको समान अवसर दें, बल्कि बेटियों को ज़्यादा दें। और जैसे मैंने अपने लाइफ में मैंने अपने बच्चों को एजुकेटेड कराया है। देखिए, लोगों की सोच है कि पुलिस वाले के औलादे, पुलिस वालों के बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, एजुकेटेड नहीं पाते, बदमाश निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि पुलिस के जो अधिकारी हैं वो घर में, परिवार में समय नहीं दे पाते। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। क्योंकि आज के समय में आप देख लें, कई पुलिस वालों के बच्चे हायर एजुकेशन कर रहे हैं, बाहर पढ़ रहे हैं, विदेशों में पढ़ रहे हैं, डॉक्टर बन गए हैं, इंजीनियर बन गए हैं। अभी हमारे यहाँ अभी एक सब इंस्पेक्टर है, उनके बच्चे ने अभी IPS क्वालिफाई किए हैं अभी, और भी बहुत सारे लोग हैं। सर, जैसे कि युवा उनसे मैं भी मिलती हूँ, बात करती हूँ, तो एक उनके बीच में मिथ है या जो भी आप उसको समझ पाएंगे कि उनका ये होता है कि हम देश की सेवा करना है, जन सेवा करना है, तो
आर्मी में जाएं या उधर जाएं, क्योंकि इधर ईमानदारी से काम करना मुश्किल होता है। क्या इस बात में कितनी बिल्कुल सच्चाई है? बिल्कुल बिल्कुल सही बोला है आपने जी कि मैं तो दोनों फैमिली देखा हूँ। जी मैं बॉर्डर की भी फैमिली देखा हूँ हाँ बिल्कुल आप और मैं अंदर की भी फैमिली देखा हूँ। जी मतलब हाँ ये एक जो स्टेट हम के कर अंदर, हाँ स्टेट जी के अंदर जी का भी जी देखा है हमने। तो दोनों जगह सर्विस करने का और दोनों जगह कार्य करने का अपना अलग ही मजे हैं, अलग जुनून। अलग हाँ, मजे हैं। हाँ आप बॉर्डर पे हैं तो घुसपैठियों को ठोकते हैं, जी ठीक है। बिल्कुल ठोकते हैं से मतलब बिल्कुल है बिल्कुल, कि हाँ उनके उनसे अपोज में मुकाबला हमेशा करते खड़े हैं। रहना। हाँ और आप अंदर हैं हाँ। तो अंदर के देशद्रोही, अंदर के जो असामाजिक तत्वों को असामाजिक जो तत्व हैं उनको ठोकने और उनको सुधारने का कार्य करते हैं, जी ठीक है। तो इनको सुधारना भी वो बाहर के घुसपैठियों को रोकने से कम नहीं है। बिल्कुल बराबर। वहाँ तो क्या है कि बाहर के घुसपैठी तो ऐसे हैं कि दूर से कोई पहचानने प्रेशर के- नहीं है, हाँ वो जो है उसी से लड़ना है, प्रेशर नहीं है। जी जी लेकिन अंदर तो आपको इनसे लड़ने के लिए आपको मानसिक तौर पे टेंशन भी है, प्रेशर भी है। हाँ। और आपको उस प्रेशर से, उस मानसिक तौर से निकल करके उनको सफाया करना है, क्योंकि ड्यूटी भी निभानी है, ड्यूटी भी निभानी है परिवार और को भी परिवार सुरक्षित रखना है। परिवार को भी सुरक्षित रखना है और लोगों को भी संतुष्ट करके रखना है। यहाँ भी आप हजीरा थाने पर रहे, काफ़ी आप आरोप प्रत्यारोपों के बीच में घिरे रहे, तो यहाँ आपके पास जैसे चैलेंज वाले बातें आती हैं, बहुत बड़े बड़े क्रिमिनल्स के बीच में आप चर्चित रहे, उन्हें आपने यहाँ कैसे हैंडल किया? मैडम, चूँकि क्या होता है कि किसी भी थाने पे यदि अपन काम कर रहे हैं हाँ और जहाँ अपन ने मानसिकता बना लिया कि अपने को अब यहीं रहना है जी तो प्रेशर बनेगा। हाँ और जहाँ अपन ने मानसिकता बना रखा है कि यहाँ नहीं तो कहीं और सही। सर इतने अब जो आप जो बता रही हैं कि आरोप प्रत्यारोप, तो मैडम के बीच जैसे में कि भी आप 1.5 साल से यहाँ हैं। 1.5 साल से हैं। और कभी और लाइन आप टच नहीं हुए? देख लें, ये सूची देख लें आप, जी 3-3, 2-2 महीने में सारे डीआई चेंज हो जाते हैं। एक हमारे आलोक परिहार साहब जो जरूर रहे जी, हैं ज़्यादा टाइम तक, जी। बाकी सब 4-4, 6-6 महीने में लोग चले गए हैं। हाँ और मेरे ऊपर आरोप प्रत्यारोप जो लगे हैं, जो आरोप जो लगे हैं वो निराधार रहते थे, जी ठीक है। अधिकारी जो हैं, अधिकारी जांच करा लिए, जांच कराने के बाद उनको लगा कि यार सही चीज़ है, हमारे सीएसपी साहब हैं, हमारे एसपी साहब हैं, हमारे एडिशनल साहब हैं, जी कोई भी आरोप लगा उन्होंने जांच कर ली। जांच करने के बाद में उनको लगा कि नहीं यार हम सही हैं। यदि हम सही हैं तो सही ही कहेंगे ना, जी वो गलत थोड़ी कहेंगे। सिर्फ फिर उनने कोई एक्शन नहीं लिया और हमने अपने काम किया। 1-2 बार होने के बाद में लोगों को लग गया कि यार ये तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, क्योंकि मैं गलत हुई नहीं। तो इतने पदस्थापना के बीच में भी आपका भी लाइन अटैच नहीं हुई, आपने बताया। बिल्कुल मैडम, कभी मैं और किसी राजनीतिक सहारे के बिना एक हाँ। होता है कि सिफारिश से सबसे करवानी बड़ी है। बात मैडम, सबसे बड़ी बात कि मैंने कभी पोस्टिंग के लिए चूँकि मेरी पूरी सर्विस मेरी उधर मालवा की है। जी लास्ट के 2 साल के लिए मेरी पोस्टिंग यहाँ हो गई। जी यहाँ आ गया तो मेरे को ये भी नहीं पता था कि ग्वालियर में थाने किधर है। जी मेरे को अपने लाइन में पहुँचने में 1.5-2 घंटे लग गए थे ढूंढते। इसके बाद में किसी से जान पहचान भी नहीं थी कि मैं कोई किसी से सिफारिश लगाऊँ, हाँ किसी को जानता ही नहीं था। तो इससे यहाँ पे सबसे पहले मेरे को आतरी थाना मिला था। आतरी थाना मिला, उसके बाद में आपके ये थाना मिला, अपने को हजीरा थाना मिला। सर मध्य हजीरा प्रदेश थाना- में चंबल संभाग सबसे डिफिकल्ट माना जाता है हाँ। क्रिमिनल्स को हैंडल करने में, बिल्कुल और उस हिसाब से आप जहाँ हैं हजीरा थाना, ये भी बड़ा गैंगस्टरों का बिल्कुल मैडम, बिल्कुल आप बिल्कुल सही बोल रही हैं। रोज है, यहाँ पे देखें आप, और उनको हर आप दूसरे दिन कैसे- फायरिंग की घटनाएं होती रहती है। और उन फायरिंग की घटनाओं में उनको लगाने के लिए उन पे सख्त कार्रवाइयाँ करनी रहती है। और मेरा सिद्धांत रहता है कि आरोपी को पकड़ने के बाद में यदि कोई बदमाश है तो बदमाश ने जिस क्षेत्र में जहाँ बदमाशी की है जी वहाँ ले जा करके उसके ऊपर एक्शन लो, उसकी कार्रवाई करो, तो फिर मोहल्ले में आपकी पुलिस की साख जमती है। जी मैंने एक से एक बदमाश पकड़े, यहीं हजीरा में ही पकड़े। आप देख लें, आप राहुल रावत गैंग चलाता है, उसको पकड़ा। और भी इसके साथ के हैं, बंटी भदौरिया जैसे है, भी आपने नाम भोला, हाँ गैंगस्टर का तो नाम लिया। हाँ तो इनको पकड़ने के बाद एक थानों में ऐसा होता है कि जो भी होना है सजा होगी, वो न्याय कोर्ट कचहरी सब वहीं से होगा, जज साहब करेंगे। हमारा काम था, हमने
इनका FIR की और इनको गिरफ्तार नहीं, किया। बिल्कुल सही है मैडम। उसके बाद अक्सर देखा गया है कि थाना प्रभारी अपने लिए कोई मुसीबत मोल नहीं लेना चाहते हैं, उनको थाने पे एक बड़े हिसाब से रखा जाता है। आपके यहाँ किस तरीके से आप गैंगस्टरों को रखते हैं? क्योंकि सुना था मैंने कि आपने किसी को जमीन पे सुलाया है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी। नहीं मैडम, क्या है कि देखिए, यदि अपराधी थाने में आया है जी, ठीक है, और उसकी यदि उसको उस अपराध के बारे में उसको भान नहीं हो, भान मतलब उसको ज्ञान नहीं हो कि उसने क्या करके आया है, तो फिर तो थाने में आया ही नहीं, नंबर 1। नंबर 2 कि वो बाहर जाकर के अपने अपराधी गुट के दोस्तों से, अपराधी लोगों से आपके बारे में चर्चा न करे कि यार वहां जाने के बाद मेरे साथ क्या हुआ, और यार तुम मत जाना वहाँ, बहुत मुश्किल होता है यार। तो तब तक फिर पुलिस का काम उसको मैं उस पुलिस का कार्य को मैं सफल नहीं मानूंगा। आपको डर नहीं लगा सर कि इतने बड़े गैंगस्टरों से मैं मतलब उनको जो फैसिलिटियां मिलती हैं, जो बताते हैं कि जेल तक में मिलती हैं, बिल्कुल, और आपके यहाँ पर जमीन पर सुलाया गया बहुत कम कपड़ों के साथ में कि नहीं मैडम, क्या है कि डर तो है ही नहीं। हाँ। जो डर गया सो मर गया, डर तो है ही नहीं। आपने देखा होगा, मैं ही नहीं, कोई कई हमारे पुलिस वाले हैं, आप देखिए आप कि कहीं भी झगड़ा होता है 200-400 लोग खड़े हैं, लठ लेके खड़े हैं, बंदूक लिए हैं, हम लोग पकड़ते हैं ना, कट्टे वालों को पकड़ते हैं ना, कट्टा रहता है, कट्टा लोडेड रहता है, फिर भी पकड़ते हैं, ठीक है। आम लोगों को रहता है कि गोली मार देगा, तो पुलिस वाले भी तो हार मार के ही बने हैं। लेकिन बार देखा गया है कि थानों पे थाना प्रभारी बोलते हैं कि हाँ इस पे कार्रवाई कीजिए और इस केस को हैंडल कीजिए, उसके बाद अक्सर देखा गया है कि थाना प्रभारी फिर उस केस की तरफ दोबारा नजर नहीं डालते। बिल्कुल, मैं आगे के आने वाले थाना प्रभारियों को, सब इंस्पेक्टर को या थाना प्रभारी को या DI जो हैं, उन लोगों को सबसे मैं बोलना चाहूँगा कि अपने अधीनस्थ किसी भी अधिकारी को कोई आप डायरी दे रहे हैं, यदि कोई गंभीर प्रवृत्ति की डायरी है, 307 की, 302 की, 328 की, महिला से संबंधित रेप की, या और भी जो हैं, जो सेशन ट्रायल केस हैं, यदि किसी अपने अधीनस्थ से भी करा रहे हो तो बराबर बैठ करके ये मानते हुए कि आप स्वयं कर रहे हैं, कराएं। उससे क्या होगा कि आपके अधीनस्थ के अंदर विश्वास बढ़ेगा कि नहीं TI साहब हमारे साथ, डर भी कि हाँ चेक होगी, चेक भी होगा, काम सही होगा। और दूसरा ये कि उसके बाद में उसको लगेगा कि TI साहब आपका काम करा रहे हैं, आपके साथ में बैठ के कर रहे हैं, तो फिर आप अगला काम दोगे तो उसको बोझ नहीं लगेगा, क्या ये दे दिए कैसे कर पाऊंगा। क्योंकि मैं अपने थाने पे जो भी डायरी किसी को देता हूँ तो चालान लगाने तक उस डायरी को मैं अपने पास में रखता हूँ, समय पर कराता नहीं, समय पे नहीं, डायरी ही अपने पास में रख के कराता हूँ। डायरी टोटल जब तक आप ये देख लो कितनी सारी डायरियाँ पड़ी हैं ये, मैं उनसे ले करके ही कराता हूँ, और काम उनको बता करके कि अब इसमें ये आपको करना है, करके फिर मेरे को कल बताना, पूरा गाइड करते हैं। हाँ, और उसके बाद में कि साहब वो इसमें क्या करें, तो मैं कंप्यूटर पे बैठ के काम कराता हूँ। तो उनको लगता है कि नहीं, सामने डायरी नहीं दी मेरे को, इसको इसका निकाल भी कराया। बिल्कुल, वहाँ उनको एक ये बोझ नहीं लगता कि बोझ नहीं लगता, वो आगे बढ़ के काम करने के लिए इच्छुक रखते हैं, काम करते हैं। सर आपने कितने प्रतिशत सजा दिलवाई अपराधियों को? मैडम देखिए, अभी हमारे पुलिस विभाग में सबसे जो टफ काम है विवेचना का, वो है NDPS का। NDPS का कार्रवाई कोई भी विवेचक करना नहीं चाहता है, क्योंकि इसमें बहुत लेजी कार्रवाई है और बहुत ही छोटी छोटी गलतियों पर मुलजिम को बरी कर देते हैं। सबसे टफ यदि विवेचना है तो NDPS की कार्रवाई को लेकर के, और मैंने अपने लाइफ में मैंने इसी का सबसे ज़्यादा केस वो किया है। अभी आपको सम्मानित भी किया? हाँ, और इसमें करीब हमने 150-200 के आसपास में NDPS के केस बनाए होंगे, जिसमें करीब ये मान के चला कि 80% अपराधियों को सजा दिला चुका हूँ। ऐसे ही 302, 307 के भी जो मेरे प्रकरण हैं, मुझे याद नहीं, 307 के, 302 के ऐसे कम से कम 20-25 प्रकरण ऐसे होंगे जो चर्चित प्रकरण हैं, और सबको उसमें मुझे याद नहीं है कि मेरे प्रकरण में कोई मुलजिम बरी हुआ। सर जैसा कि आपके जीवन के बारे में मैंने भी जानना चाहा, आप हरियाली प्रेमी रहे हैं, ये प्रकृति से जो आपका प्रेम है इसके बारे में क्या बताएं? बिल्कुल, मेरी जहाँ पोस्टिंग रही है, मैंने अपने अधीनस्थ जो हमारे पुलिस वाले रहते हैं
इनको मैंने प्रेरित किया है कि यार अपने को साफ सुथरी जगह पे रहना है, ठीक है। यदि अपन साफ सुथरी जगह पे रहेंगे, अच्छे वातावरण में रहेंगे, तो अपना जो दिमाग है वो बिल्कुल फ्रेश रहेगा। कई थानों की आपकी चर्चा सुनी है कि उस थाने पे आप हरियाली और पूरा तो मैडम तो कई थाने नहीं जी, हर थाने पे, चाहे देहात का थाना रहा हो, चाहे शहर का थाना रहा हो, जिस थाने पे रहा हूँ उस थाने पे अपने अधीनस्थों को इस कार्य के लिए उनको तैयार किया हूँ, उनको मोटिवेट किया हूँ। और हर पार्क, बगीचे और पेड़, फलदार पेड़, फूल पौधों के पेड़, गमले, आज आप देखें हमारे हजीरा का देख लें आप, कभी ये हजीरा के बाहर का क्षेत्र था, बिल्कुल कंक्रीट था, घास भी नहीं उगती थी, और आज आप देख लें उसमें इतने क्षेत्र में 150 से 200 फलदार वृक्ष लगा दिया हो मैंने, बिल्कुल चकचका हरे भरे हो रहे हैं, ठीक है। और काफ़ी हेल्दी हैं। फूलों को देख लें आप, पास में मंदिर है, मंदिर पे जाने के लिए हमें बाहर से फूल तोड़ने की जरूरत नहीं है। 100-150 पीस आपको एक अलग खुशी देती होगी मैडम। वहाँ पे आप बैठेंगे आपको भी खुशी आएगी। हमारे एसपी साहब आते हैं तो यहाँ नहीं बैठते हैं, वहाँ जो हमने बगीचे में जो झोपड़ी बना रखा है उसमें आप बैठ के जाते हैं, और वहीं पे हम लोगों की मीटिंग लेते हैं। आईजी साहब भी आए थे तो आईजी साहब ने भी देख के हमारी तारीफ करके गए पूरे थाने में। आप वहीं की देखें, थाने के अंदर की देख लें आप, ये हमारे चैम्बर देख लें, बाहर हेडमोल बैठते हैं उनके देख लें आप, लोग जो आते हैं सुनवाई करने के लिए उनकी बैठने की व्यवस्था कराई वो देख लें आप, जो हमारे साथ में जो आरक्षक जो ऑफिस में जो काम कर रहे हैं उनकी बैठने की देख लें आप। सभी की जगह पे हवा की, पानी की, कूलर की व्यवस्था कर रखी है, सफाई की व्यवस्था कर रखी है। यदि अब जब मैंने एक बार साफ करके उनको जगह दे दी जी। तो वो साफ करके ही रखते हैं। क्यों? क्यों मैं यहाँ बैठने से पहले सब जगह घूम के आता हूँ। किसी दिन कोई कहीं कुछ खा के नाश्ता करके कागज के टुकड़े वगैरह कोई छोड़ गया, कोई बीड़ी के टुकड़े डाल गया, तो फिर मैं यहाँ बैठने के बाद में फिर मैं जैसे ही वो आता है उसको बुलवाता हूँ। फिर 1-2 दिन 2-4 बार टोकने के बाद में ये अपने आप लग गया, लेकिन नहीं यार अपने को साफ करके रखना है। फिर सबके सामने रोल कॉल में मैं टोकता हूँ तो बेइज्जती महसूस होती है। जैसे आप नए थानों पे जाते हैं और वहाँ ये चीज माहौल ढालने में आपको मुश्किल कितने दिन तक होती है? बिल्कुल नहीं होती मैडम। और जैसे कोऑपरेट करने लगता है, हाँ स्टाफ कोऑपरेट कर लेता है बिल्कुल। पुलिस वाले कभी झाड़ू नहीं उठाते जी, आपने सुना है? झाड़ू उठाते, फावड़ा उठाते। इसीलिए आपको देखना है तो आप संडे को आइए, आप संडे को आइए। यहाँ पे हमारा पूरा स्टाफ, पूरा थाना हर संडे को सुबह 7 बजे से 9 बजे तक फटिक में आता है। 7 से 9 2 घंटे फटिक में आता है। पहले अंदर की सफाई होती है, झाले झूले ये वो बस्तों को बांधना, खोलना, ये करना, सफाई करना 1 घंटे, और 1 घंटे बाहर की भगवानी में होती है। सारा कर्मचारी हमारा फावड़ा उठा करके, झाड़ू उठा करके, बैठ करके, ऐसा ही सब इंस्पेक्टर, किसी को कोई शर्म नहीं है, श्रमदान करते हैं और बिल्कुल 7 दिन का कचरा बिल्कुल साफ करते हैं, बाहर ले जाते हैं, डस्टबिन में डालते हैं। हर जगह हमने डस्टबिन डाल रखी है। और इस सफाई अभियान के बाद में फिर मेरे तरफ से चाय और नाश्ते की व्यवस्था होती है। उसी झोपड़ी में बैठ करके सभी नाश्ता करते हैं। एक बच्चों की तरह, मतलब उनको मोटिवेट करना, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती है और किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ती है। 7 से 7:30 के बीच में हमारा पूरा स्टाफ रविवार को फटिक के लिए आ जाता है। अब सर जैसे आप 9 दिन के बाद जा रहे हैं, फिर अब आगे लाइफ क्या होगी और क्या आगे की मेरी मैडम जो प्लानिंग है कि मैंने विभाग की सेवा बहुत की जी। अब मेरे को अपने फैमिली की, अपनी वाइफ की, परिवार में हमारे बच्चे सब एजुकेटेड हो गए, सब अलग अलग अपने पदस्थापना की जगह पे, अपने कार्य करने की जगह पे मस्त है। और मेरे साथ में मेरी मैडम है जी। ठीक है, तो अब आगे का समय मेरे को उनके साथ में बिताना है, उनके साथ में घूमना है और घूम करके आगे लाइफ में एंजॉय करना। बिल्कुल सर, बहुत ही सराहनीय रहा और आपके जीवन काल को, संघर्षों को देखकर बहुत कुछ महसूस भी कर पाई मैं कि हाँ, क्योंकि पुलिस विभाग सच में सर एक टफ होता है, कारण कि राजनीतिक प्रेशर सर होता है, ये मैंने जो मैं फील्ड में देखती हूँ, और पारिवारिक प्रेशर भी सर, क्योंकि कई बार हम अपने बहुत खास के प्रोग्राम्स को अटेंड नहीं कर पाते हैं, जहाँ हम हृदय से जाने की इच्छा रखते हैं पर नहीं जा पाते हैं। उसके बावजूद उस जॉब को बड़ी कुशलता से करना और उसमें खुशी महसूस करना, और इतने सारी चीज़ें आपने तो खुद ने कर रखी है, हरियाली प्रेमी
और कोरोना काल का सुन के सर बहुत अच्छा लगा। स्कूल में बच्चों का है मैडम, बच्चों से मेरा ज्यादा स्नेह रहता है। स्कूल में बच्चों के पास जाता हूँ। ना आपने कोई ऐसी चीज छोड़ी नहीं जहाँ से कि खुशियाँ अचीव की जा सकती हूँ, सारी बॉन्डिंग बना रखी है आपने। लेने का प्रयास किया हूँ मैं। हाँ, खुशियों को लेने का किया है। और ऑफिसर होते हुए सभी जगह तालमेल बना के रखना, सभी कहा जाए तो एक फैमिली और जनता और अपने कर्तव्यों के बीच में बड़ा मुश्किल होता है। और ये सब आपने मतलब एक तरफ से आप सफल हुए इन सबको करने में। हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। आगे के जीवन के लिए भी बहुत सारी शुभकामनाएं सर। बहुत थैंक यू मैडम।